नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सलाह एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम संविधान सभा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किस तरीके से होता है। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। इस प्लान के तहत संविधान सभा के लिए कुल 389 सीटें निर्धारित की गई थी। इन 389 सीटों में ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें, जिनमें ब्रिटिश प्रांतों को 292 सीटें निर्धारित की गई। ब्रिटिश प्रांत मतलब वहां जहां गवर्नर होते थे और जिनके माध्यम से शासन व्यवस्था चलाया जाता था। कमिश्नरी को 4 सीटें निर्धारित की गई। कमिश्नरी को आप आज का केंद्र शासित प्रदेश समझिए। ये ब्रिटिश भारत का ही हिस्सा था। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन था, किंतु यहाँ गवर्नर नहीं होता था, कमिश्नर होता था। और ये 4 कमिश्नरी थे। अजमेर मारवाड़ ये राजस्थान में है, कुर्ग ये कर्नाटक में है, बलूचिस्तान ये अब पाकिस्तान में है और दिल्ली। सबको एक एक सीटें निर्धारित की गई। जो सीटें निर्धारित की गई थी, प्रांतों को, देशी रियासतों को और कमिश्नरी को, ये वहां की जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दिया गया था। जैसे मान लीजिए उस समय संयुक्त प्रांत की जनसंख्या 1 करोड़ हो तो संयुक्त प्रांत को कुल 10 सीटें दी जाएंगी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। यानी प्रांतों को जो सीटें आवंटित की गई उन्हें 3 समुदायों के बीच में बांट दिया गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदाय, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। मान लीजिए उस समय के संयुक्त प्रांत में 100 लाख की आबादी है, यानी 1 करोड़, और यहाँ 10 सीटें निश्चित की गई। 100 लाख में 20 लाख मुस्लिम हैं, 10 लाख सिख हैं और 70 लाख सामान्य हैं। 2 सीटें मुस्लिम को मिलेगा, 1 सीट सिख को मिलेगा और 7 सीट सामान्य समुदाय को मिलेगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो सिख समुदाय को सीटें आवंटित करने की बात की गई थी वो केवल पंजाब के संदर्भ में था। पंजाब के अतिरिक्त सिख अन्य किसी राज्य में बहुत कम मात्रा में थे। ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चयन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया गया था, जिसे हेयर सिस्टम भी कहते हैं। जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को देशी रियासतों के प्रमुख द्वारा मनोनीत किया जाना था। इस तरह देखा जाए तो जो संविधान सभा का गठन किया जाना था उसके कुछ सदस्य चुन के आने थे और कुछ सदस्यों का मनोनयन होना था। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न होता है और ब्रिटिश भारत को आवंटित कुल 296 सीटों में से कांग्रेस 208 पर विजयी होती है, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीतती है, यूनियनिस्ट पार्टी 1 सीट जीतती है, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1 सीट जीतती है, यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट 1 सीट, कृषक प्रजा पार्टी 1 सीट, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1 सीट, सिख नॉन कांग्रेस 1 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट और जो निर्दलीय रूप से लड़ते हैं, स्वतंत्र रूप से लड़ते हैं, वो 8 सीटें जीतते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो हमें 3 बस याद करना है। कांग्रेस 208 सीटें जीतती है, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीतती है और निर्दलीय रूप से जो लड़ते हैं वो 8 सीटें जीतते हैं। बाकी जो भी आएगा हम एक एक मार देंगे। देशी रियासतों को जो आवंटित की गई थी सीटें वो शुरू में नहीं भरी, क्योंकि देशी रियासतों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। हालांकि बाद में ये सीटें भरती हैं। जिस संविधान सभा का गठन हुआ था उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं होता। मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार करता है, जिस कारण पहली बैठक में केवल 211 सदस्य ही उपस्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुल सदस्य निर्धारित किए गए हैं 389, लेकिन पहली बैठक में केवल 211 सदस्य आते हैं, क्योंकि रियासतों के सदस्य होते नहीं हैं। यानी 93 सदस्य ऐसे ही हट गए और मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, तो 73 सदस्य यहां से हट गए और कुछ सदस्य नहीं आए थे। पहली बैठक में सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। यानी 9 दिसंबर 1946 को
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसके अलावा 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, एक होते हैं HC मुखर्जी और एक होते हैं BT कृष्णमाचारी। 13 दिसंबर 1946 को, ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। यानी एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसमें उल्लेख होता है कि हम जिस संविधान को बना रहे हैं उसके अनुसार जो शासन व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, हम राज्य किन उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, इसकी बात इसमें की जाती है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया है। तो 3-4 चीजें याद रखिएगा। पहली चीज, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया जाता है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं और ये संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तावना के रूप में बाद में शामिल किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर में बदलाव के साथ। सर BN राव, ये ICS में थे, इंडियन सिविल सर्विस। इन्हें संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, तो सर BN राव। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है और इसी दिन संविधान को संविधान सभा अंगीकृत कर लेती है। इन दोनों के बीच में जो कुल समय है वो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान को बनने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था और इस दौरान 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी और इसके बहुत बाद 24 जनवरी 1950 को एक और बैठक होती है। इस तरह देखा जाए तो संविधान सभा की कुल बैठक होती है 11 + 1 12। अगर प्रश्न पूछता है और उसके विकल्प में 12 दिया हुआ तो आंसर मारेंगे 12, अन्यथा 11। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था से ही लागू हो गया, किंतु इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 के दिन को क्यों चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी को ही 1930 में हमने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसके पहले कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में इसके लिए बकायदा एक प्रस्ताव पारित हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित होता है। इसके बाद संविधान सभा की स्थिति में परिवर्तन आता है। पहला परिवर्तन आता है कि संविधान सभा संप्रभु निकाय बन जाती है। अब संविधान सभा के पास ये अधिकार होता है कि वो ब्रिटेन के संसद से पारित किसी अधिनियम को स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। संविधान सभा को विधायिका का कार्य भी सौंप दिया जाता है। पहले संविधान सभा केवल संविधान का कार्य बनाने का कार्य करती है, किंतु अब संविधान बनाने के साथ साथ केंद्रीय विधायिका के रूप में भी काम करती है। जब इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तब उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब ये केंद्रीय विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब उसके अध्यक्ष होते थे GV मावलंकर। ये याद करने वाली बात है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, GV मावलंकर। अब संविधान सभा के सदस्य जो पहले 389 थी, इस अधिनियम के पारित होने के बाद एकीकृत भारत 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, भारत और पाकिस्तान। तो कुछ सीटें पाकिस्तान में चली जाती हैं, इसलिए भारत के लिए जो संविधान सभा होती है उसके सदस्यों की संख्या घटा दी जाती है। अब सदस्यों की संख्या हो जाती है 299। इनमें से 229 ब्रिटिश भारत के लिए होती हैं और 70 देसी रियासतों के लिए होती हैं।
संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके जो अध्यक्ष थे उसके बारे में जान लेते हैं। पहली प्रमुख समिति थी संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति जो महत्वपूर्ण थी वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये ध्यान दीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से चुन के आए थे, तो ये 2 बार चुने गए थे संविधान सभा के लिए। पहली बार चुने गए थे बंगाल से, किंतु बंगाल के पूर्वी हिस्से से चुने गए थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। इसके चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा से अलग होना पड़ता है। इसके बाद ये बंबई प्रांत से चुन के आते हैं। अगला समिति है संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष होते हैं सरदार पटेल। अगला है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समिति होती है इसके अध्यक्ष होते हैं सरदार पटेल। और इस समिति के कुल 5 उप समितियां भी होती हैं। 2 उप समिति बहुत महत्वपूर्ण है। एक है मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति, इसके अध्यक्ष होते हैं जेबी कृपलानी। और दूसरा जो है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष होते हैं एच.सी. मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति, इस समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला संचालन समिति, संचालन समिति के भी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये महत्वपूर्ण समितियां हैं, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए। और इस समितियों में प्रारूप समिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रारूप समिति में जो सदस्य थे परीक्षा में उन्हें भी पूछा जाता है। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो थे भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे डॉक्टर के.एम. मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे एन माधवराव और सातवें टी.टी. कृष्णमाचारी। यानी प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी बाद में चुने जाते हैं। एन माधवराव बी.एल. मित्र की जगह चुने जाते हैं। पहले बी.एल. मित्र प्रारूप समिति के सदस्य होते हैं, लेकिन बी.एल. मित्र की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, इस कारण वो स्वास्थ्य कारणों से प्रारूप समिति से इस्तीफा दे देते हैं। अगले हैं टी.टी. कृष्णमाचारी, ये डी.पी. खेतान की जगह प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, को राष्ट्रीय गान और गीत को अपनाया गया, यानी जनगणमन और वंदे मातरम को इसी दिन अपनाया गया। अगला प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। भारतीय संविधान हस्तलिखित है और इसे लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्योंकि इनकी लिखावट बहुत सुंदर थी और इन्होंने जो लिखा है वो इटैलिक में लिखा है भारतीय संविधान को। इन्होंने इंग्लिश में भारतीय संविधान को लिखा है। भारतीय संविधान के हिंदी वर्जन को वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं 2 लोग, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और वसंत कृष्ण वैद्य। और जो संविधान लिखा गया है वो विशेष कागज पे लिखा गया है, और जो ये कागज है इसके चारों तरफ ऐसे बाउंड्री किया गया है और यहाँ पे कलाकृतियां बनी हुई हैं। ये जो कलाकृतियां बनी हैं इसे शांति निकेतन के कलाकारों ने बनाया था, जिसमें नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। आइए अब इस पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? सरल शब्दों में कहा जाए तो कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि तय किया गया? तो हमने अभी पीछे ही पढ़ा है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति, जो विकल्प डी में दिया गया है। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहां पूछ रहा है कौन सा सही है और 4 विकल्प दिए गए हैं।
यानी इसमें से कोई 3 विकल्प गलत होगा। हमें सही विकल्प चुनना है। तो पहला विकल्प यानी विकल्प ए दिया हुआ है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बिल्कुल सही है, तो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, आगे का भी विकल्प पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे का विकल्प पढ़ने से बहुत सारे फैक्ट मालूम चलते हैं। दूसरा विकल्प है, जवाहरलाल नेहरू, M.N. जिन्ना और सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है, तो ध्यान दीजिएगा, M.N. जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए एक फैक्ट मालूम चला आपको। तीसरा यानी विकल्प सी, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, जबकि हम जानते हैं कि प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ना कि 47 में। अगला, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। देखिए कितना ट्रिकी है, इस दिन संविधान लागू हुआ था पूर्णता में, ना कि अंगीकृत हुआ था। अंगीकृत होता है 26 नवंबर 1949 को। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा है, 9 दिसंबर 1946। तो पहला विकल्प दिया है 16 अगस्त 1946, गलत होगा। दूसरा विकल्प दिया है 26 जनवरी 1948, गलत होगा। तीसरा विकल्प दिया है 26 नवंबर 1946, ये भी गलत होगा। चौथा विकल्प यानी डी दिया हुआ 9 दिसंबर 1946, ये सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हम सब जानते हैं कि पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। तो पहला विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा, ये सही होगा। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये स्थायी अध्यक्ष। H.C. मुखर्जी ये उपाध्यक्ष चुने गए थे। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ना कि प्रारूप समिति के, तो ये गलत हो जाएगा। H.C. मुखर्जी ये भी नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा डी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। H.C. मुखर्जी अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।